राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ का पर चर्चा करेंगे, जो असंवैधानिक हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को अभी तक पता क्यों नहीं था, इसी पर चर्चा करेंगे। वो केस ला कौन सा होगा जिसमें असंवैधानिक घोषित होगी ये धारा 376 घ का। धारा 376 घ का है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ इसके पहले और कौन कौन सी धारा आईपीसी की असंवैधानिक घोषित की जा चुकी हैं, एक नज़र पहले उस पर डाल लेते हैं कि असंवैधानिक कौन कौन सी धारा घोषित की जा चुकी हैं, और साथ ही साथ असंवैधानिक घोषित किए जाने का प्रभाव क्या होता है। आईपीसी की धारा इसके पहले 303 सेक्शन 303, धारा 377 और 497, ये तीन धाराएं ऑलरेडी पहले से असंवैधानिक घोषित की जा चुकी हैं। चौथा नंबर आएगा 376 घ का। लेकिन इससे पहले इन पे थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। धारा 303 असंवैधानिक घोषित की गई मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में, जो 1983 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये धारा थी क्या? ये धारा थी कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु दंड नहीं, आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के आरोप में अगर जेल में है, आजीवन कारावास से सिद्ध दोष किसी अपराध के लिए वो सजा भुगत रहा है जेल में, और उस दौरान कोई अपराध कर देता है, कौन सा अपराध? हत्या कर देता है किसी की, तो अब उसके लिए एकमात्र सजा मृत्यु दंड होगा, और कोई सजा नहीं थी। यानी जरा समझिए, उसके सुने जाने का राइट खत्म कर दिया गया। जो दंड के प्रश्न पे जज साहब के द्वारा सुना जाता है कि रीजनेबल ग्राउंड के आधार पर उसकी सजा को कम से कम कर दिया जाए, वो राइट ही खा गई विधायिका। अतः इसी धारा पे धारा अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा नंबर लगा धारा 377 का नवतेज सिंह जौहर बनाम नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के केस में। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस 2018 का है। इस केस में धारा 377 को जो अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने की बात को अपराध घोषित करती थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, लेकिन पूर्णतया नहीं, अंशतः। ये धारा आज भी संवैधानिक है कुछ सीमा तक, और कुछ सीमा तक असंवैधानिक हो गया। किस सीमा तक असंवैधानिक हो गया है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सहमति के बिना, किसी महिला या पुरुष की सहमति के बिना, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी महिला या पुरुष की सहमति के बिना अप्राकृतिक संबंध बनाता है, अननेचुरल रिलेशन बनाता है, तो वो ऑफेंस है 377 में, ठीक है, और वो आज भी संवैधानिक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष के सहमति से, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अबव हो, अप्राकृतिक रिलेशन बनाता है सहमति से, तो वो अपराध नहीं है। पहले इसमें अपराध घोषित किया गया था, तो अब वो अपराध नहीं है। जितना उसे अपराध पहले बनाया गया था, उतनी सीमा तक वो असंवैधानिक हो गया। लेकिन जीव जंतुओं के बारे में अप्राकृतिक संबंध बनाया जाना प्रत्येक दशा में आज भी अपराध है। अगला नंबर लगता है सेक्शन 497 का। खैर, ये 377 के साथ ही 497 का भी नंबर आ जाता है। हाँ, एक ही केसला नहीं है, अलग केसला है। ये केसला मिलेगा आपको जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस 2018 का केस। ये भी है जोसेफ साइन के केस में 497 एडल्ट्री जारकर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यानी अब वर्तमान में जारकर्म अपराध नहीं है, ठीक है। सिविल लायबिलिटी क्रिएट करेगा
अन्यथा दायित्व आ सकता है, लेकिन आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया है धारा 497 को। तलाक का आधार हो सकता है, मेंटेनेंस न पाने का आधार हो सकता है, और भी रीजन एराइज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दंड का प्रावधान अब नहीं है, जारकर्म को छूट दे दिया गया है। तो इस सीमा तक किन्हीं 3 धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जब किसी धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है तब वो धारा व्यवहारिक रूप से काम करना बंद कर देती है, व्यवहारिक रूप से काम करना बंद कर देती है। वो धारा लिखा मिलेगा बेरेक्ट में, आपको निरीश वहाँ से हटाया नहीं जाता है, क्योंकि किसी भी धारा को, किसी भी प्रोविजन को कानून से निकालने की पावर केवल विधायिका को होता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं होता है, यानी न्यायपालिका को नहीं होता है। वो केवल उसके प्रभाव को ख़त्म कर सकती है, यानी वो व्यवहार में लागू नहीं होगा, केवल दिखता रहेगा। तो एक तरह से वो जो है कठपुतली, मतलब डेड बॉडी के समान हो जाता है, डेड हो जाती है धारा। केवल धारा तो दिखेगी लेकिन वो काम की नहीं रह जाती है। ठीक है। दूसरी तरफ अब प्रश्न यह है कि धारा 376 घा का क्या था। ठीक है, 376 घा का 2018 में धारा नई जोड़ी गई है। क्या है? 2018 में नई धारा जोड़ी गई है। इसमें सामूहिक रेप की बात की गई है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ PCJ APOH की तैयारी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कराई जाती है। दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी क्लास ज्वाइन कर सकता है। चलिए, तो अगर 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक रेप किया गया है, सामूहिक रेप, और सामूहिक रेप किसे कहा गया है? यहाँ पे 2 व्यक्तियों के द्वारा रिलेशन बनाया जाना जरूरी नहीं है। सामान्य आशय के अग्रसर में जब 2 या अधिक व्यक्ति, सामान्य आशय के अग्रसर में जब 2 या अधिक व्यक्ति, ठीक है, सामान्य आशय के अग्रसर में हैं, तो उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति रिलेशन बनाया है महिला के साथ, ठीक है, बस उसकी सहमति के बिना, तो वो सामूहिक रेप कहलाता है। यानी 2 या अधिक व्यक्ति हों सामान्य आशय से, मतलब उनके मस्तिष्क का पूर्व मिलन हो, सब रेप करने का आशय सबका एक हो, सब आपस में पहले से प्री प्लान्ड हो, इसके लिए मिले हुए हों, ठीक है, जिसको कहते हैं कि पूर्व मिलन, मस्तिष्क का पूर्व मिलन, ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के जरिए अगर 2 या अधिक व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति किसी महिला के साथ, कम से कम कोई एक, रेप करता है, यानी उसके साथ संबंध बनाता है सहमति के बिना, तो ये सामूहिक रेप कहलाता है। कम से कम 2 लोग होना चाहिए, संबंध कम से कम एक उसमें से बनाए हों। दोनों बनाए होंगे तो भी वही सज़ा है, 3 बनाए होंगे तब भी वही सज़ा है। लेकिन ये 376 घा का कब लागू होगी? जब महिला की उम्र 16 वर्ष से कम आयु हो। तो अगर सामूहिक रेप किया गया, 10-20 हैं तब भी 376 घा का लागू होगी। अगर महिला की एज 10 वर्ष से कम, 16 से कम है, लेकिन 12 से अबव हो, अगर 12 से कम है तो 376 घा खा लागू होता है। ध्यान रखिएगा, अगर महिला की उम्र 12 वर्ष से कम है तो घा खा लागू हो जाता है। अगर 12 से अबव है, 16 से कम है तो घा का लागू होता है, और 16 से अगर अबव है महिला की उम्र तो 376 घा केवल लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, तो 376 घा का जब 16 वर्ष से कम आयु की महिला हो और उसके साथ सामूहिक रेप किया गया हो। सामूहिक में 2 या अधिक लोग द्वारा रेप करना मतलब संबंध बनाना जरूरी नहीं है। एक लोग भी रेप करें मतलब संबंध बनाएं, लेकिन वो सामान्य आशय से उसमें 1 से अधिक लोग इन्वॉल्व हों, यानी वो सामान्य आशय का मतलब यहाँ धारा 34 की शर्तें पूरी होनी चाहिए IPC की। तो इसमें सजा क्या लिखा हुआ था? इसमें सजा लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, यानी अगर 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो ऐसे आरोपियों को आजीवन कारावास, जिसका मतलब है शेष प्राकृतिक जीवन काल, ठीक है, तो आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। एकमात्र सजा आजीवन कारावास दिया जाएगा उसे, और जुर्माना साथ में जरूर दिया जाएगा। वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ये अलग की बात है, जुर्माने की रकम, ठीक है, उस विक्टिम महिला को दिलवा दिया जाएगा, उसके अलग से पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आरोपी को एकमात्र सजा का प्रावधान किया गया, वो है आजीवन कारावास, इससे कम सजा नहीं दी जा सकती। अब दूसरी बात यह है कि जब ये ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, जब सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता है तब धारा
235 में उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यानी जब कोर्ट उसे दोषी पाता है, आरोपी को उसे दोष सिद्ध कर देता है, तब सजा सुनाए जाने से पहले दंड के प्रश्न पे उसे सुनता है आरोपी को। क्यों दंड के प्रश्न पे सुना जाता है? दंड के प्रश्न पे सुने जाने का यही कारण होता है कि रेप तो किया गया है, ये बात सही है, अपराध तो कमिट हो रहा है, लेकिन वो बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण से वो सामूहिक रेप हुआ है। हो सकता है उसे मैक्सिमम सज़ा दिया जाए, हो सकता है उसे कम से कम सज़ा दिया जाए। जैसे मैं एक दृष्टांत आपको दे रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया, तो जरूरी नहीं है चोरी किया है सिंपल चोरी तो 379 में उसे 3 साल की ही सज़ा दी जाए। चोरी करने के बाद भी हो सकता है उसे डांट डपट के छोड़ दिया जाए। चोरी करने के बाद भी हो सकता है उसे पूरे 3 साल की सज़ा दे दी जाए। चोरी करने के बाद भी हो सकता है उसे 1 ही साल की सज़ा दी जाए, क्योंकि तथ्य एवं परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं सबकी चोरी करने की। एक महिला जिसका बच्चा भूख से तड़फ रहा था, उसने दुकान से एक बिस्किट चोरी करके बच्चे की भूख को शांत करने के लिए निकाल लिया, जबकि दुकानदार वहाँ था नहीं। अगर वो होता तो पैसा देने के लिए तैयार थी। तो चोरी खैर उसने भी किया, लेकिन उसको डांट डपट के छोड़ दिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी, दोषी तो ठहराया जाएगा। एक महिला चोरी इसलिए करती है जैसे अपनी भूख शांत कर सके, उसको सज़ा हो सकता है थोड़ी ज़्यादा दी जाए। एक महिला चोरी इसलिए करती है कि बिस्कुट को ले जाके अपनी दुकान में रख के बेच सके, उसको मैक्सिमम सज़ा दिया जाएगा। तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। जो सामूहिक रेप किया गया, ठीक है, हो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं क्यों किया गया। दंड जब ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है, तो अभियुक्त को इसीलिए दंड के प्रश्न पे सुना जाता है कि आप ही बताइए क्यों ना आपको इतनी सज़ा दी जाए मैक्सिमम। तब आरोपी उसमें यानी अभियुक्त अपना दलील पेश करता है, उसके दलील के आधार पर उसकी सज़ा को कम की जा सकती है। लेकिन यहाँ एकमात्र सज़ा लिख दिया गया, आजीवन कारावास से कम नहीं होगा, और आजीवन कारावास के अलावा कोई दूसरा सज़ा लिखा ही नहीं गया। जुर्माना प्लस में लगा हुआ है। तो कोर्ट का हाथ बंधा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को 376 घ में दोषी पाता है तो उसको आजीवन कारावास देने के लिए बाध्य है। दंड के प्रश्न पे सुनने के बाद भी चाहे जितना बेहतरीन दलील क्यों ना आरोपी व्यक्ति पेश कर दे, फिर भी कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं कि इससे कम सजा नहीं दे सकता है। तो जो सुने जाने का राइट है, नेचुरल जस्टिस का जो राइट है, आर्टिकल 14 समानता का जो अधिकार है कि सबको सुना जाए, वो राइट उसका ख़त्म हो रहा है। और दूसरा मनमानेपन तरीके से उसको आर्टिकल 21 के तहत यानी आर्टिकल 21 के उसके राइट का हनन किया जा रहा है कि उसके जो दैहिक स्वतंत्रता का राइट है उसको सम्यक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं, अन्यथा उसे वंचित किया जा रहा है। क्योंकि 21 में किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता से वंचित तो किया जा सकता है, लेकिन सम्यक प्रक्रिया द्वारा, जो विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया हो, ना कि मनमाना प्रक्रिया हो। तो यहाँ तो उससे सुने जाने का राइट ही नहीं है दंड के प्रश्न पे। तो दंड के प्रश्न पे सुने जाने का राइट ना होना, इसी आधार पे 303 को असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी आधार पे 376 घ को बहुत ही जल्द, जिस समय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, किसी भी केस में गया, किसी भी याचिका में अगर गया, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट अगली धारा यानी चौथी धारा 376 घ का होगा, जिसको असंवैधानिक घोषित करेगी। क्यों घोषित करेगी मैं आपको बता दें, आर्टिकल 14 और 21 के आधार पे, क्योंकि जो समानता का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, नेचुरल जस्टिस का राइट है, उसका पूरी तरह से यहाँ हनन हो रहा है। यद्यपि बात ठीक है कि किसी 16 वर्ष की महिला के साथ सामूहिक रेप हो रहा है, बात बिल्कुल ठीक है, आप सज़ा और बढ़ा दो, मृत्युदंड लिख दो, लेकिन वैकल्पिक सज़ा रखो। वहाँ पे कोर्ट को उसका विवेकाधिकार खत्म ना करो। अभियुक्त का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके फंडामेंटल राइट को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो उसका हमेशा पालन होना ही चाहिए हर हालत में। और ये 376 घ का मूल अधिकार के खिलाफ लिखी हुई धारा है, यानी इस पे जो दंड बताया गया है वो दंड मूल अधिकार के खिलाफ है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस धारा का नंबर जरूर लगेगा। अब वो केस मैं नहीं बता सकता, वो समय नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आने वाले समय में 376 घ का अगर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पे कि असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14 और 21 का वायलेशन करती है, तो निश्चित तौर से धारा असंवैधानिक घोषित होगी। मैं आज आप लोगों को पहले से ये बात क्यों बता रहा हूँ, इससे आप बहुत सारे प्रोविज़न को चेक कर सकेंगे, साथ ही साथ ये प्रोविज़न आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। केवल यही नहीं है बल्कि रेप की जितनी धाराएं हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं।
ठीक। हाँ, अगर आपसे कभी इंटरव्यू में भविष्य में पूछ भी लिया जाए कि क्या धारा 376 घ को अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए, तो आप अपने तर्क दे सकते हैं कि नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों, और किया जाना चाहिए तो क्यों। चलिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, इस रेप के प्रोविजन पे जितने भी धाराएं नई जोड़ी गई हैं 2013 से, 2018 से, 1983 से, इन सब पे एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा।